हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग की। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, हम एक आइल्स मतलब कि आइल्स की सीरीज़ बना रहे हैं और रीडिंग की हम पहले बात कर चुके हैं, स्पीकिंग की बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं राइटिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइटिंग भी आइल्स में दो तरह से होती है। राइटिंग जो एकेडमिक वालों की होती है, स्टूडेंट्स की होती है, वो एक अलग वे में होती है। और जो जीडी वाले स्टूडेंट्स यानी कि जो जनरल ट्रेनिंग वाले, जो पीआर वाले होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, उनकी जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। कनाडा के रिगार्डिंग, लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग, आइल्स के रिगार्डिंग और डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स के रिलेटेडली वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आते रहे हैं और इन फ्यूचर भी लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग की। तो आइल्स की जो राइटिंग है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक होती है एकेडमिक, एक होती है जीटी। तो आज हम जो बात करेंगे वो एकेडमिक मॉड्यूल की बात करेंगे। तो एकेडमिक मॉड्यूल में हम सबसे पहले आपको बता दें कि एकेडमिक में आपके पास दो टास्क होते हैं। एक होता है टास्क 1, एक होता है टास्क 2। तो जो आपका टास्क 1 है, इसमें बेसिकली आपको एक रिपोर्ट राइट करनी होती है। ये एक रिपोर्ट राइटिंग का टास्क होता है, जिसमें आपको कुछ डाटा दिया होता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले पाई चार्ट हो गया, फिर लाइन ग्राफ हो गया, फिर हमारे पास बार ग्राफ हो गया। कुछ इस तरह के हमारे पास ग्राफ भी हो सकते हैं। पाई चार्ट जैसे कि आपको पता होगा, वो सर्कल में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मान के चलिए 40% ये है, ये 25% है। तो इस तरह से जो फिगर होती है दी हुई, उसको आपको इलेबोरेट करना होता है। तो इसे हम पाई चार्ट बोलते हैं, राइट। तो सेकंड में आपके पास लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ आपके पास मान के चलिए कोई आपके पास डाटा दिया हुआ है, कोई स्केल है आपके पास और कोई भी ऐसे लाइन जा रही है, ये आपको डिस्क्राइब करना होता है। लाइन ग्राफ कुछ ऐसा होता है। बार ग्राफ के बारे में आपने देखा होगा कि वो बार्स बने होते हैं, कुछ ऐसे बार्स होते हैं। तो ये आपको बार ग्राफ भी आ सकता है, राइट। तो ये टास्क 1 में कुछ ऐसे आपको टॉपिक आ सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जिसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। बाद में आपके पास आ सकता है, आपको कोई भी मैप आ सकता है, कोई भी तरह का मैप हो सकता है, वो उसको आपको एलैबोरेट करना हो पाता है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास आ सकता है कोई प्रोसेस चार्ट। कोई भी प्रोसेस चार्ट आपको दिया हो सकता है कि मान के चलिए आप वाइन का एक चार्ट है। मान के चलिए कि प्रोसेस ऑफ वाइन है, कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसका जो भी फ्लो चार्ट होता है, जिसको प्रोसेस चार्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो आपको कुछ ऐसा प्रोसेस चार्ट भी आ सकता है। इसके बाद में इसके अलावा आपके पास आ सकते हैं कुछ डायग्राम्स आ सकती हैं। किसी भी टाइप की कोई डायग्राम हो सकती है, आपको वो इलेबोरेट करनी हो सकती है, मतलब कि आपको उसके बारे में बताना हो सकता है। इसके बाद में ये कुछ टास्क 1 के सारे जो हैं, ये क्वेश्चन टाइप्स हैं बेसिकली।
तो इसके बाद में हम वन बाय वन जो भी है आपके टास्क 1 के जो मतलब के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बार ग्राफ की बात करें, इसे बार ग्राफ या चार्ट भी बोल देते हैं, बार ग्राफ या बार चार्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है बेसिकली, मैं पहले आपका जो चार्ट है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ईयर्स मेंशन है, 1990 हो गया, 1980 हो गया, 1990 हो गया, ये 2000 हो गया, ये 2010 हो गया। कुछ ऐसे आपके पास मान के चलिए कोई बार ग्राफ है और इसके यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे बार्स हैं और इस साइड पे आपके पास हाउस होल्ड की परसेंटेज है, 10% हो गया, 20% हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। तो ये कोई बार ग्राफ की जो बार चार्ट की आपकी कोई भी हमने रैंडमली एग्जांपल ली है पेपर से, राइट। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है कि द चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन ओन्ड एंड रेंटेड एकोमोडेशन इन इंग्लैंड एंड वेल्स, राइट। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, हमने एग्जांपल ले ली है। इसमें आपको क्या करना होता है कि मान के चलिए आपके पास इन लोगों ने बोला है कि ये आपके पास बार्स हैं, ये आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड में अपने ये हम रुपीज मतलब के पाउंड्स ले लेते हैं या मिलियन पाउंड्स, कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, राइट, कि ये पाउंड्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर मतलब के स्टार्ट कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो इंग्लैंड में हम बात कर रहे हैं, ये बार ग्राफ में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो बार ग्राफ है, ये बार चार्ट है, ये इंग्लैंड के बारे में है और कि वहाँ के लोगों ने अपने हाउस होल्ड पे कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। कौन कौन से ईयर्स में, 1980s में, 1990s में, 2000 में और 2010 में। तो ये हमारा उन लोगों के कितना कितना उन लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है, कुछ उसके टर्म्स है। रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये कुछ पर्टिकुलरली ऐसे मतलब के फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसके बारे में अकेले अकेले के बारे में फिर वहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पॉइंट्स बनाने होते हैं। मान के चलिए आप पॉइंट बना सकते हैं कि 1980s में जो लोगों ने स्पेंड किया था वो अप्रॉक्सीमेटली 38,000 पाउंड्स बोल सकते हैं ईयरली, कुछ ऐसा मतलब कि, राइट। तो ऐसे ही इसके बारे में आप बोल सकते हैं कुछ 18 हो गया और इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो आपका हाईएस्ट अब तक का इस बार ग्राफ में जो एक्सपेंडिचर है वो उनका 2010 में हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके टास्क 1 में आता है इन राइटिंग इन एकेडमिक। तो वो बार ग्राफ जो आपको है वो इस टाइप से सॉल्व करना है, राइट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पाई चार्ट की। ये हमारा पाई चार्ट है, यह कुछ ऐसा दिखता है। हम यहाँ पे कोई भी रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलिए कि ये आपके पास मतलब कि एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं और ये आपके पास गुआवा है।
तो ये हमारा जो पाई चार्ट है ये बेसिकली एक फ्रूट्स के बारे में है। हम अगेन एक रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। तो आप मान के चलिए आपको क्वेश्चन में आता है कि ये आपका पाई चार्ट है, इसको आप इलेबोरेट कीजिए कि यूके के या आयरलैंड के या यूरोप के लोगों ने मतलब कि उनको कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मान के चलिए आपके पास ये हमने थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा उसमें ले लिया है, ये देखने में कुछ इक्वल लग रहा है कि सारे का सारा इक्वल है, इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं कि कैसी एग्जांपल्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये पाई चार्ट है, इसको आपको सेम वे में एलेबोरेट करना होता है कि जो ये मान के चलिए कि ये 30% जो पोर्शन है उन लोगों को एप्पल पसंद है, तो और जो ये 50% है या 45% है इन लोगों को बनाना पसंद है, इन लोगों को ग्रेप्स पसंद है, ये जो 20% लोग हैं इनको बी पसंद है, ऐसा कुछ भी, राइट। तो ये एक एग्जांपल ली है पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट कुछ ऐसे सॉल्व होता है, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट आपका जो रिप्रेजेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान के चलिए यहाँ पे आपके पास अगेन ईयर्स हैं, यहाँ पे 1910 आ गया, 1920 आ गया, 1930 आ गया, 1940 आ गया। तो यहाँ पे कुछ आपका जो कुछ इस तरह से आपने बना दिया है। ये मान के चलिए आप ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ये आपके पास मान के चलिए ये इन थाउजेंड्स है, ये आपके पास जो वैल्यूज हैं ये इन थाउजेंड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो चार्ट है ये हमारा सेल्स के ऊपर, सेल्स ऑफ फूड इन इंडिया, कि इंडिया में कौन से ईयर में कितनी फूड की जो सेल हुई है, ये जो लाइन है ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करती है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब अपना जो रिपोर्ट है वो राइट करना स्टार्ट करेंगे, इसमें हम पॉइंट्स कैसे बनाएंगे एक लाइन चार्ट में, अगर हमें एग्जाम में आ जाता है तो इसमें हम बनाएंगे कि 1910 में ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जो बार ग्राफ है, ये 1910 तक पहुँचते पहुँचते कुछ 10,000 रुपीज़ या जो भी है डॉलर्स है आपके पास, इतने की सेल हुई थी इन 2010। और पॉइंट्स बना सकते हैं कि जो 1930 में जो सेल थी वो हाईएस्ट थी, ये जो सेल थी ये हाईएस्ट थी आपके पास, और ये कितनी थी, ये अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 40,000 के आसपास थी, राइट। तो एक ऐसा पॉइंट बना सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि जो 1920 में सेल थी वो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज थी, लेकिन इसके बाद में 20s के बाद में ये एक शार्प एज बनी यहाँ पे, मतलब कि शार्प इंक्रीज हुआ, ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ सेल्स में, और 30s के बाद में एक दोबारा से फॉल आना स्टार्ट हो गया, और 40s में जो सेल थी वो अगेन 10 to 12% थी, या 10 to 12,000 की थी। तो ये एक एग्जांपल है हमारी लाइन ग्राफ की। तो कुछ इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो फाइनल में आपको देखने को मिलते हैं। लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, या फिर बार ग्राफ हो गया। इसके बाद में हम कोई भी प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ट की बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग चार्ट मान के चलिए हम पहले हमने चपाती मेकिंग मान के चलिए, प्रोसेसिंग चार्ट में एक आपने चपाती मेकिंग ले ली, राइट। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपके ग्रेन्स लगाए जाते हैं, ये इसके बाद में आपका जो होता है इनके वाटरिंग होती है, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, राइट, उनको मतलब कि वाटरिंग होती है, इसमें कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में हम बोल सकते हैं
कि वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर उनको मतलब कि हम लोग काट लेते हैं, कटिंग होती है, फिर उनकी पैकिंग होती है ग्रेन्स की, फिर वो हमारे घरों में पहुंचते हैं। देन आपका जो फूड है या चपाती है वो बनके तैयार होती है। कुछ ऐसी एग्जांपल ली है हमने रैंडमली कि ये एक तरह का प्रोसेसिंग चार्ट है कि फर्स्ट स्टेप में कोई भी चीज़ कैसी थी और फाइनल में आके हमारे पास वो कैसी है, राइट। तो ये सारे का सारा कुछ ऐसे हमें हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना था कि फर्स्ट स्टेप में हमारी ये स्टेज थी, सेकंड में ये स्टेज थी, इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हमारे पास कुछ मतलब कि ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया कुछ भी। ये जस्ट एक रैंडमली एग्जांपल है आपके पास, और आप प्रोसेसिंग चार्ट को ऐसे मतलब के इलेबोरेट कर सकते हैं, ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। एक और यहाँ पे फिफ्थ और लास्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं डायग्राम्स। डायग्राम का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आईएलटीएस में, चाहे वो आईडीपी हो, चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, जो आपके पास कुछ इस वे में आता है, जिसमें आपके पास दो डायग्राम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ए है और बी है। ए में आपके पास ये शो कर रहे हैं कि 1950s और ये 2000। मान के चलिए ये कोई भी स्कूल की बिल्डिंग है, ये यहाँ पे रूम्स हैं, यहाँ पे सेंटर में प्लेग्राउंड है, यहाँ पे लैब है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फाउंटेन है, और यहाँ पे आपका जो पार्किंग है वो है, राइट। मान के चलिए ये एक स्कूल की एग्जांपल है जहाँ पे ये सारे के सारे क्लासरूम्स हैं, ये लेबोरेटरी है, ये प्लेग्राउंड है, ये एक फाउंटेन है, राइट। इन 1950s ये ऐसा था, लेकिन इन 2000 ये जो सारी के सारी बिल्डिंग थी इसको रेनोवेशन करके कुछ ऐसा बना दिया गया। मान के चलिए ये जो हमारा फाउंटेन था ये यहाँ पे आ गया, जो प्लेग्राउंड था वो यहाँ पे चला गया, राइट। जो हमारे क्लासरूम्स थे वो यहाँ पे आ गए, और जो हमारी लेबोरेटरीज थी वो यहाँ पे आ गई, और इसके बाद में हमारे पास और क्या था, बस यही चीज़ें थी, राइट। तो ये एक रैंडम एग्जांपल है। मान के चलिए अगर आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम आती है तो आपको अटेम्प्ट कैसे करोगे उसे, तो आप लोग उसे बोलोगे कि जो आपकी सबसे पहले क्लासरूम थी वो पहले रैंडमली प्लेसेस पे थी, बट बाद में एक लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट वाली वॉल थी, सारी की सारी जो क्लासरूम्स थे वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। पहले जो लेबोरेटरी थी वो एक थी हमारे पास, अब वो 1 से 3 लेबोरेटरीज कर दी गई हैं। पहले वो एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे थी, लेकिन अब वो राइट हैंड साइड में राइट वॉल के साथ एक की बजाय 3 लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं। और जो हमारा प्लेग्राउंड था वो एंट्रेंस के पास था या क्लासरूम ए के पास था, वो प्लेग्राउंड सारे के सारे बैक साइड पे कर दिए गए हैं और सारे के सारे एक लाइन में कर दिए गए हैं। जो हमारे पास पहले प्लेग्राउंड सेंटर में था उसको शिफ्ट कर दिया गया पीछे। पहले हमारे पास छोटा सा एक फाउंटेन होता था, अब वो फाउंटेन बड़ा कर दिया गया है। कुछ ऐसे आपको वो सारे का सारा जो क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, स्कूल के बारे में, रेनोवेशन के बारे में आपको सारे का सारा उसमें इलेबोरेट करना है कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे शिफ्ट कर दी गई है। तो ये जो हमने अभी सारे के सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं ये बेसिकली टास्क 1 के हैं। अभी हम कुछ और डिटेल में बात करते हैं टास्क 1 में कि टास्क 1 की और क्या क्या डिटेल्स हैं। तो टास्क 1 के लिए आपको स्पेंड जो करने चाहिए वो आपको करने चाहिए 20 मिनट्स, बल्कि 15 टू 20 मिनट्स इन बिटवीन, राइट। तो जो आपका पूरा टोटल टाइम होता है वो होता है आपका 60 मिनट्स। 60 मिनट में आप 5 मिनट्स निकाल लीजिए आपके
रीचेकिंग के लिए, आपको मतलब कि क्रॉस चेक करने के लिए अपनी गलतियां, तो आपके पास बचते हैं 55 मिनट्स। 55 मिनट्स में से आप 15 to 20 मिनट्स, ये मैक्सिमम है, 20 मिनट्स के आप स्पेंड करें टास्क 1 के ऊपर। तो अभी बात कर लेते हैं कि टास्क 1 मतलब कि आपको कैसे लिखना होता है। मान के चलिए ये आपके पास शीट है आपकी, राइट। यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स वगैरह है वो फिल आउट होती है। तो जो आपकी टास्क 1 की जो शीट है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हैंड राइटिंग का। यहाँ पे मस्ट चीज़ है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो सबसे पहले जब आपकी राइटिंग कोई ना कोई एग्जामिनर हाथ में पकड़ेगा, चेक करेगा, तो वो पढ़ने के पहले ही आपकी हैंड राइटिंग चेक करेगा। उसके साथ क्या होगा, आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा या बुरा, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर के माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बाद में हम सबसे पहले हम एक पैरा लिखते हैं जो कि रीफ्रेजिंग पैराग्राफ होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको जो आपका टॉपिक दिया हुआ होगा टास्क 1 का, जो भी आपका टॉपिक होगा, वो बार ग्राफ का है, वो पाई चार्ट का है, वो डायग्राम का है, वो प्रोसेसिंग चार्ट का है, किसी भी तरह का है, तो आपको उसको रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज करने के बाद में आपको उसी के रीफ्रेज कैसे करना है, रीफ्रेज मतलब कि आप जो भी उसमें सिनोनियम्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो मतलब कि फॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, ये करके आपको रीफ्रेज करना है। इसके बाद में आपको अपने 1-2 पॉइंट्स पहले पैराग्राफ में बनाने हैं, बॉडी पार्ट 1 में। इसी तरह से आप BP 2 बना सकते हैं। इसके बाद में पेज की सेकंड साइड पे जाके आप BP 3 बना सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 बनाएं, वरना एंड में आप कंक्लूजन कर दें। सबसे एंड में आपका कंक्लूजन आएगा जिसमें आपको ओवरव्यू देना है कि आपने ये सारे के सारे जो भी टेस्ट है इसमें क्या किया है, मतलब कि जो भी टास्क 1 है उसमें क्या था, किस चीज़ के बारे में था, किस कौन से मतलब कि फ्लो चार्ट था, पाई चार्ट था, क्या था, आपने उसमें क्या लिखा है, एक ओवरव्यू सेट करके आपको उसके एंड में कंक्लूजन में दे देना है। तो ये सारे का सारा जो फॉर्मेट था ये हमारा टास्क 1 के बारे में था। मैं इसके बाद में हम टास्क 2 की बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टास्क 1 जो भी होगा एटलीस्ट आपके माइंड में एक ओवरव्यू सेट हो गया होगा कि टास्क 1 में होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आपको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो चलिए बात करते हैं टास्क 2 की। टास्क 2 में हमारे पास बेसिकली हमने कोई भी एक हमें क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है, किसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी के रिलेटेड हो सकता है, कोई बीमारी के रिलेटेड, हेल्थ एलिमेंट के रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी मतलब के एक यूनिवर्सल सा आपको टॉपिक मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है, तो आपको उसके बारे में इसमें इन 250 वर्ड्स एक पैराग्राफ लिखना होता है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ सॉरी बोल के मैं ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, जो पिछले वाला टास्क 1 था हमारा, वो हमने 150 वर्ड्स में लिखना होता है, राइट। टास्क 1 150 वर्ड्स, टास्क 2 250 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होंगे, चाइल्ड के रिलेटेड होंगे, सोसाइटी के रिलेटेड होंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं इस टास्क 2 के अंदर।
अभी हम एक रैंडम टॉपिक लेते हैं। मान के चलिए आपको क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपके मान के चलिए आपको पूछी गई हैं मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके फायदे या नुकसान या एडवांटेज या डिसएडवांटेज, राइट। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि टास्क 2 में जब भी आपको ये चीज स्टार्ट करनी है, लिखना स्टार्ट करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं कि आप लिखने से पहले जो भी आपका क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप रीड करें अच्छे से। 2 से 3 बार आप अपने क्वेश्चन को रीड करें। इसके बाद में आपका जो पेपर है इसके छोटे से कॉर्नर में साइड में आप अपने प्री पॉइंट्स क्रिएट कर लें। प्री पॉइंट्स मेरे कहने का मतलब है कि आप ये क्वेश्चन में अगर मेरिट्स है डीमेरिट्स हैं तो आप मेरिट्स में कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, डीमेरिट में कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए इसके साथ क्या होगा, ये भी जो आपका जैसे मैंने पहले बताया आपको 60 मिनट्स चाहिए, राइट। 60 में से आप इस पे 30 to 35 मिनट स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर आप अपना जो टाइम है वो सोचने और लिखने में एक साथ लगाएंगे तो मेरा मानना है कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी हद तक वेस्ट होगा, राइट। लेकिन सेकंड साइड पे जैसे मैं करता था, जैसे मैंने अपने राइटिंग के टास्क परफॉर्म किए हैं, मैं करता था कि हम जो भी अपने पॉइंट्स हैं वो साइड पे रफली पेंसिल के साथ नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने मान के चलिए इसमें मेरिट्स में ये लिखूंगा, डीमेरिट्स में ये लिखूंगा। इसके साथ क्या होगा कि जब आप राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास पड़े हैं, आपको उन्हीं पॉइंट्स को उठाना है और इलेबोरेट करते रहना है, राइट। इसके बाद में आपको पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स की मैं एक और बात बता दूं कि आपको ज़रूरी नहीं होता कभी भी आइल्स के टास्क में कि आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हो। कि मान के चलिए मेरिट्स हैं टेक्नोलॉजी की, आपको 4 लिखनी है, 5 लिखनी है, 6 लिखनी है, 10 लिखनी है, नहीं। आप चाहे 2 मेरिट्स लिखें लेकिन आप क्वालिटी वाली जो कि यूनिक हों, जो कि थोड़ी हटके हों, ताकि जब एग्जामिनर आपका जो पेपर है, जो राइटिंग है वो रीड करे, वो मतलब कि आपको अच्छे स्कोर के साथ दे सके, अच्छे बैंड स्कोर दे सके। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप नॉर्मल जो आपके मतलब के वर्ड्स हैं उससे थोड़ा हट के लिखेंगे, राइट। मान के चलिए टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स हैं, अब 60-70% बच्चे लिखेंगे इसमें मोबाइल फ़ोन्स के यूजेज लिखेंगे, राइट, कि मोबाइल फ़ोन के ये यूज़ है, मोबाइल फ़ोन का ये यूज़ है, हम ये बात कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक रैंडमली टॉपिक के साथ। अगर आप इसी वे को ये बोलें कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जो सन की यूवी रेज हैं जो हमारी अर्थ को ख़राब कर रही हैं, हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं, इसको लेके टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो अपने माइक्रो सेंसर्स हैं या माइक्रो रोबोट्स हैं, टेक्नोलॉजी ने वो क्रिएट किए हैं जो कि यूवी रेज को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग जो लेयर होती है, ओजोन लेयर, उसको मतलब के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको रीजनरेट कर रहे हैं, राइट। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली कुछ माइक्रो सेंसर्स, माइक्रो रोबोट्स ईजाद किए हैं जो कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर आप कुछ ऐसी एग्जांपल अपनी राइटिंग में ऐड करेंगे तो पढ़ने वाला तो ऑब्वियसली इम्प्रेस होगा आपसे, मे बी उसको भी ये बात ना पता हो। तो इसके साथ क्या होता है कि आपके जो चांसेस हैं हाई स्कोर करने के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो सिमिलरली डीमेरिट्स की साइड पे आप फिर अगेन मोबाइल फ़ोन को घुसा सकते हैं यहाँ पे कि मोबाइल फ़ोन आप बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया, टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो रहा है।
सिमिलरली आप कोई ना कोई एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल इसमें दें। जैसे मैंने रिसेंटली जब मैं राइटिंग करता था तो मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जब टिकटॉक चलती थी कि इंडियंस ने रिसेंट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में, मे बी 2019 या 20 में, तो इंडियंस ने अबाउट 5 मिलियन आवर्स यानी कि 50 लाख जो घंटे हैं वो स्पेंड किए हैं जस्ट ऑन टिकटॉक इन 1 ईयर। तो इसके साथ आप ये डीमेरिट भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि उन लोगों ने अपना जो प्रीशियस टाइम था स्टडी करने का या कुछ और यूज़फुल करने का, उन लोगों ने जस्ट मतलब कि टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वगैरह देख के वेस्ट कर दिए। तो सोच के देखिए कैसी एक यूनिक एग्जांपल है। तो इसके साथ जो आपका बैंड स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ में आपको लाइव एग्जांपल्स डालनी होती हैं कि आप कितनी अच्छी एग्जांपल्स डाल रहे हैं। इसके बाद में एक यहाँ पे मेन पॉइंट आता है आपका वोकैब का। वोकैबुलरी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी आइल्स की राइटिंग में। अगर आप अचीव करना चाहते हैं 6+, 6.5, 7, 7.5, तो आपको इस पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, राइट। क्योंकि नॉर्मल ये कोई ऐसे तो है नहीं कि आप 5th क्लास के लिए या 6th क्लास में हो, 5वीं 6वीं के बच्चों के लिए कोई ऐसे तो है नहीं। ये एक एडवांस लेवल के आप ऐसे लिख रहे हो, तो वो आपका जो एडवांस लेवल का ऐसे है जेन्युइन कैसे लगेगा जब आप कुछ अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ करोगे उसमें। तो अगर आपके पास वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं ऑलरेडी तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हम आने वाली वीडियोस कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स में बनाने वाले हैं जिसके साथ आपका एटलीस्ट 1 से 2 बैंड इंक्रीज होंगे। ये मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वर्ड्स हैं। मैंने खुद अपनी राइटिंग में यूज़ किए हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है उनसे। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आप हर एक राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, मतलब वो मोस्ट कॉमन जो वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी के कि हर एक राइटिंग में, चाहे टास्क किसी भी रिलेटेड है तो आप उसमें फिट कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको दूंगा। तो ये थे हमारे राइटिंग के टास्क 1 एंड टास्क 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट एक रफली आइडिया जो माइंड में है वो आपके क्रिएट हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी और यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिसके साथ आपको हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।